हेलो गाइज। आज इस वीडियो में जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन को कंप्लीट करते हैं। ठीक, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन एक्चुअली होता क्या है, जैसे कि कल ही मैंने फिनिश किया एफपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को कंप्लीट कराया। फिर उसके बाद में आज हम जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन को कंप्लीट करते हैं। जैसे कि ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन या फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्चुअली होता क्या, ये एक सीक्वेंस ऑफ द नंबर है। ठीक, सीक्वेंस ऑफ द नंबर है जिसमें हम कुछ टर्म को, कुछ क्वेश्चंस इस पे बनते हैं, जैसे कि nth टर्म निकालो, मिड टर्म निकालो, या फिर जैसे डिफरेंस निकालो, कॉमन डिफरेंस या फिर कॉमन रेशियो निकालो। इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं जनरली, और ये असेसमेंट के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। ठीक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और चैप्टर्स बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट है, ये पढ़ना ज़रूरी है। ये थोड़ा बहुत आइडिया होगा पहले से भी, और अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ शॉर्ट वे में। ठीक, तो एक्चुअली जीपी या फिर एपी ये सीक्वेंस ऑफ द नंबर है। ठीक, तो जब सीक्वेंस ऑफ द नंबर होता है, एक्चुअली हम यहाँ पे अभी कवर करने वाले हैं जीपी। तो जीपी के बारे में हम जानते हैं कि जीपी का एक्चुअली डिफिनेशन क्या होता है, प्रॉपर डिफिनेशन क्या होता है, जीपी किस टाइप के सीक्वेंस की बात करता है। ठीक, तो यहाँ पे बोल रहा है कि जीपी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म after the first is obtained by multiplying the previous term by a fixed non-zero number called common difference। क्या मतलब हुआ इसका, ये बोल रहा है कि फर्स्ट एलिमेंट के बाद, यानी कि फर्स्ट टर्म के बाद जो सेकेंड टर्म आ रहा है, या फिर थर्ड टर्म आ रहा है, या फिर फोर्थ टर्म आ रहा है, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा ना, मतलब ये दो टर्म के बीच, या फिर ऐसे समझ लो कि एक कॉमन डिफरेंस दिया होगा जो कि नॉन जीरो कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक, जिसको आर से डिनोट करते हैं जीपी में, और एपी में डी से डिनोट करते हैं। ठीक, तो कॉमन डिफरेंस एक होगा। ठीक, वो कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे कॉमन रेशियो बोला जाएगा, जीपी में, एपी में कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो जो कॉमन रेशियो दिया रहेगा उसको फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो फिर सेकेंड टर्म हम मतलब फाइंड कर पाएंगे। ठीक, मतलब सेकेंड टर्म हमें मिल जाएगा। यानी कि फर्स्ट टर्म दिया है और उसमें आर भी दिया है, मतलब कॉमन रेशियो दिया है, तो फर्स्ट टर्म में अगर आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो सेकेंड टर्म मिल जाएगा। फिर थर्ड टर्म पाने के लिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म जो दिया हो उसमें वो आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर थर्ड टर्म निकल जाएगा। फिर उसके बाद में फोर्थ टर्म निकलना हो तो फर्स्ट टर्म इंटू आर का क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर ये फोर्थ टर्म निकल जाएगा। मतलब ये सीन क्या होता है, एक चार मतलब इसका मतलब जनरल ये फॉर्म क्या होता है, वो ये होता है जैसे कि ए आर स्क्वायर ए आर क्यू। मतलब ये कि ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, आर से मल्टीप्लाई कर दिए, ये आर कॉमन रेशियो है, ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करने के बाद में सेकेंड टर्म निकल गया, और फिर कॉमन रेशियो के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो फर्स्ट टर्म के साथ तो थर्ड एलिमेंट निकल जाएगा, और फिर कॉमन रेशियो का क्यू के साथ फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करो तो फोर्थ टर्म निकल जाएगा। ठीक, तो ये जनरल फॉर्म होता है इसका जीपी का। ठीक, जिसमें यहाँ पे मैंने बताया कि ए जो होता है फर्स्ट टर्म होता है, आर जो होता है कॉमन रेशियो होता है। ठीक, उसके बाद इसका फार्मूला हम देख लेते हैं। फार्मूला क्या कह रहा है कि nth टर्म ऑफ द फार्मूला, ये फार्मूला बहुत ही ज़्यादा, इसमें जो भी 2-3 फार्मूलाज है, 3-4 फार्मूलेज है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, और इसी के बेस पे सारे क्वेश्चंस आते हैं, और फिर इससे मतलब हाँ, इसी से कवर हो जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा कोई सा भी क्वेश्चंस नहीं पूछ सकता। ठीक, और इसमें ऑलरेडी मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखा हुआ है, टाइप वाइज क्वेश्चंस रखा हुआ है, उसको अगर कर लेते हैं तो फिर उसके बाद में कोई इधर उधर कुछ मतलब ज़्यादा नहीं करने की ज़रूरत है, उतना ही लिमिट है, इनफ है। ठीक, उसको कर लेते हैं तो फिर असेसमेंट का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो जैसे कि ये है nth टर्म ऑफ द फार्मूला जो भी है, ये क्या है, इसका फार्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए ऑफ आर रेज टू द पावर n माइनस वन, ए आर रेज टू द पावर n माइनस वन, ये फार्मूला होता है। जिसमें क्या है, ए एन जो होता है nth टर्म होता है, ए क्या होता है फर्स्ट टर्म होता है, आर जो होता है कॉमन रेशियो होता है, फिर एन जो होता है टर्म नंबर होता है। ठीक, उसके बाद फिर इसका एक और फार्मूला है सम ऑफ द nth टर्म ऑफ द जीपी, सम ऑफ द nth टर्म, जैसे कि एपी में हम लोग बोलते हैं ना कि सम ऑफ द nth टर्म, उसमें भी आता है nth टर्म, उसमें भी आता है, इसमें भी है। तो सम ऑफ द nth टर्म इसमें क्या है कि एस एन इक्वल टू ए इंटू वन माइनस आर रेज टू द पावर एन,
ए इंटू 1 माइनस ए अंडर द ब्रैकेट 1 माइनस आर रेज टू द पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। और ये किस केस में लगेगा, जब 1 ग्रेटर दैन आर होगा। तो मतलब ये कि कॉमन रेशियो जो होगा वो कॉमन रेशियो से अगर 1 ग्रेटर दैन है, मतलब ये कि 1 से अगर कॉमन रेशियो छोटा है तो उस केस में ये वाला फार्मूला यूज किया जाएगा, ठीक। अदरवाइज ये भी फार्मूला है कि अगर कॉमन रेशियो अगर 1 से बड़ा है, कॉमन रेशियो जो है अगर 1 से बड़ा है तो ये वाला फार्मूला लगाया जाएगा, ए इंटू आर रेज टू द पावर एन माइनस 1 और फिर आर माइनस 1, ठीक। उसके बाद फिर एक और फार्मूला इसमें आता है ये वाला, यानी मतलब कि इनफाइनाइट टर्म क्या होता है, यानी कि इनफाइनाइट टर्म की क्या इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोला जाएगा सम ऑफ द इनफाइनाइट टर्म। क्या बोला जाएगा इसको, सम ऑफ द इनफाइनाइट टर्म, है ना, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म। तो इसका जो फार्मूला होता है ना वो होता है एस ऑफ इनफाइनाइट, ये डिनोट कर रहा है, ठीक, उसको सम ऑफ द इनफाइनाइट टर्म को। ये सम ऑफ द इनफाइनाइट टर्म इक्वल टू ए यानी कि ए फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर यानी कि 1 माइनस कॉमन रेशियो, ठीक। तो ये फार्मूला होता है। तो एक ये फार्मूला हुआ, एक ये और फिर ये एक, 4 फार्मूलाज है जो कि अगर क्लियर हो, याद हो तो फिर कोई सा भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक। अब इसका क्वेश्चन हम सब सॉल्व करते हैं, ठीक, और देखते हैं कि प्रैक्टिस करते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन को टैकल किया जा सकता है, ठीक। अब जैसे कि इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द 8th टर्म ऑफ द जीपी, ठीक। मतलब ये कि जो हमारा फार्मूला अभी मैंने बताया nth टर्म वाला, तो वही फार्मूला लगा करके ये सॉल्व किया जा सकता है। मतलब ये है कि जैसे मैंने बताया था ना कि फाइंड द nth टर्म ऑफ द जीपी, nth टर्म ऑफ द जीपी का मतलब ये हुआ कि 8th टर्म ऑफ द जीपी। जैसे कि 8th टर्म ऑफ द जीपी मतलब ये है कि फार्मूला पहले लिखते हैं कि ए एन की फार्मूला जो होती है वो ए आर रेज टू द पावर n माइनस 1 होती है, ये होती है ना फार्मूला, ये हमारी फार्मूला होती है। फिर इसी पे वैल्यू को पुट करो और फिर कैलकुलेट कर लो। ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म क्या है 3 है, तो 3 और फिर इनटू आर क्या है, आर कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, आर इक्वल टू क्या होता है सेकंड टर्म, मतलब ये है कि सेकंड टर्म क्या है, सेकंड टर्म 6 है, 6 डिवाइडेड बाई उसके पहले वाला टर्म यानी कि फर्स्ट टर्म 3, या कोई सा भी नंबर ले सकते हो। जैसे कि मान लो कि ये वाला अगर नंबर ले रहे हो, ये वाला टर्म अगर ले रहे हो कॉमन रेशियो निकालने के लिए, तो पहले वो उसको रख दो और उसके पीछे वाला नंबर से डिवाइड कर दो, ठीक। और जो आएगा वो रिजल्ट वो हमारा कॉमन रेशियो आर कहलाएगा। इसमें भी वही आएगा 2, ठीक। तो सबका जो जीपी में भी सबका जो रेशियो जो होगा वो इक्वल होगा, दो टर्मों के बीच, किसी भी दो टर्म के बीच का जो रेशियो होगा वो सेम ही होगा, ठीक। तो फिर आर क्या है 2 है, और 2 के पावर में क्या होगा n क्या है हमारा 8 है, ठीक। तो 8 और माइनस में 1 मतलब ये है कि 3 इंटू 2 रेज टू द पावर 7, ये हमारा जो रिजल्ट आएगा वो हमारा मतलब आंसर हो जाएगा। मतलब ये तो 2 रेज टू द पावर 7 कितना आ जाएगा, 2 रेज टू पावर 3 इंटू 128 आएगा, 2 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 और फिर ऐसे मल्टीप्लाई कर दो 3 में, ठीक। तो मतलब ये कि 8 3 24 और फिर 3 दिन 6 2 8 और 3, मतलब ये कि 384 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ये इस तरीके से निकलेगा, 8th टर्म हमारा जो होगा वो 384 होगा, ठीक। फिर उसके बाद में हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन आ जीपी द फर्स्ट टर्म इज 5 एंड द कॉमन रेशियो इज 3, फाइंड द 6th टर्म। मतलब ये कि ए ऑफ 6 बोल रहा है, ये जो एन है ना ए एन, मतलब ये कि फार्मूला क्या होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस ए इंटू आर रेज टू पावर n माइनस 1। ये एन की जगह पे है ना, जहाँ भी एन है ना वहाँ पे उस टर्म को रखो, जिस टर्म को वो बोल रहा है निकालने के लिए वो रखो, ठीक। तो ए ऑफ 6 इक्वल टू ए इंटू आर के पावर n माइनस 1 और फिर यहाँ पे वैल्यू को पुट करो। ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे बोल रहा है कि फर्स्ट टर्म दिया, फर्स्ट टर्म हमारा 5 है तो 5 को रखो, और फिर आर की कॉमन रेशियो क्या दिया है 3 दिया है तो 3, और फिर 6 टर्म निकालना है, मतलब ये कि n की वैल्यू 6 और फिर माइनस 1, मतलब ये कि 5 इंटू 3 रेज टू द पावर 5। इसको कैलकुलेट कर लो, 3 3 9 9 3 27 27 3 81 81 3 कितना हो जाएगा 81 3 3 8 3 24 यानी कि 243। मतलब ये है कि 5 इंटू 243, इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 15 और फिर
1 और 5 के 20, 1 21 के 1 हाथ में 2 और फिर 5 दूनी 10 और 2 12, मतलब ये कि 1215 हमारा ये 6 टर्म आ जाएगा। ठीक, इस क्वेश्चन का, सेकंड क्वेश्चन का। फिर उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विच टर्म ऑफ द GP इज इक्वल टू इतना, मतलब ये कि विच टर्म n की वैल्यू निकालना है एक्चुअली यहाँ पे। ठीक, विच टर्म इज इक्वल टू द GP 256। ठीक, तो सीन क्या है कि इसमें क्या करेंगे, विच टर्म सबसे पहले फार्मूला लिख लो ए एन का, मतलब ये nth टर्म का a प्लस n माइनस सॉरी ये ए पी का मैंने फार्मूला लिख दिया, ए एन इक्वल टू ए ऑफ आर रेज़ टू द पावर n-1। तो ए एन यहाँ पे देखो ये बोल रहा है कि विच टर्म ऑफ द GP इज इक्वल टू द 265, मतलब ये कि इसको nth टर्म, मतलब ये कि इसको ए एन की वैल्यू को ये जगह पे ना 256 को ना रख दो। क्यों रख दो, क्योंकि हमें निकालना है n की वैल्यू। ठीक, जब n की वैल्यू निकालना है तो मान के चलते हैं कि ये ए एन यानी कि जो nth टर्म जो भी nth टर्म है उसकी वैल्यू हमें दिया है, ये nth टर्म की वैल्यू दिया है, ये nth टर्म की वैल्यू हमें दिया है। और वो बोल रहा है कि ये जो nth टर्म की जो वैल्यू दिया है वो कौन सा टर्म है, ये 5वां टर्म है, 5वां टर्म की वैल्यू है कि 10वां टर्म की वैल्यू है कि 25वां टर्म की वैल्यू है। तो वो 25वां या फिर 10वां या फिर जो भी है वो टर्म हमें फाइंड करना है, यानी कि n फाइंड करना है। और ए एन की वैल्यू यानी कि उसकी जो उस टर्म की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू दिया है, यानी कि ए एन की वैल्यू दिया है। तो ए एन की वैल्यू दिया है और फिर उसके बाद में इसको वैल्यू यहाँ से इसकी वैल्यू पुट करो, मतलब ये ए की वैल्यू क्या है 2 इंटू आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू 2 होगी, मतलब ये है कि 4 डिवाइड बाई 2 यानी कि 2 हो गए। ठीक, तो 2 और फिर ये n हमारा नहीं दिया है और फिर -1 इस तरीके से। ठीक, n हमें निकालना है। फिर उसके बाद में इसको कैलकुलेट करो, मतलब ये कि 2 को तुम इधर भेज सकते हो, यानी कि 265 को अगर तुम 2 को इधर डिवाइड करोगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, मतलब ये कि 128 आ जाएगा। और इधर बचेगा 2 रेज़ टू द पावर n-1 बचेगा ना। फिर उसके बाद में क्या करो, एक और काम हो सकता है। वो काम क्या हो सकता है, जैसे कि 128 को ना तुम वो कर दो, 2 करोगे तो 64 आएगा, फिर 2 करोगे तो 32 आएगा, फिर 2 करोगे तो 16 आएगा, फिर 2 तो 8 आ जाएगा, फिर 2 4 और फिर 2, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, 2 रेज़ टू पावर 7, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, हाँ 2 रेज़ टू पावर 7 आएगा ना, हाँ 7 आएगा, 2 रेज़ टू पावर 7 आएगा। फिर उसके बाद में 2 रेज़ टू पावर n-1, मतलब ये कि देखो इक्वल के दोनों साइड बेस सेम है, जब बेस सेम होगा ना तो उसका जो पावर होगा ना वो इक्वल किया जा सकता है, वो भी एक साथ इक्वल टू n-1 इस तरीके से किया जा सकता है। और फिर उसके बाद में n की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, ये +1 इधर गया तो क्या होगा 7 + 1, यानी कि n की वैल्यू क्या होगी 8। मतलब ये कि 8th टर्म जो होगा ना उसकी वैल्यू ना ये 256 होगा इस GP के सीक्वेंस में। ठीक, तो ये हमारा आंसर निकला 8th टर्म, यानी कि इनकी वैल्यू 8th टर्म निकला। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है, या तो AP से या फिर GP से, ये दोनों से ये इस टाइप के क्वेश्चंस जनरली कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। ठीक, फिर उसके बाद में ये सेम फॉर्मेट का क्वेश्चंस मैं बोल रहा हूँ, ये इस n की वैल्यू निकालने वाला। ठीक, फिर उसके बाद में देखते हैं द थर्ड टर्म ऑफ द GP इज 18, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें भी आता है कि 5वां टर्म अगर इतना है, 10वां टर्म इतना है तो फिर चौथा टर्म निकालो, है ना, इस तरीके से। तो इसी तरीके से दिया है इसमें कि थर्ड टर्म ऑफ द GP इज 18 एंड द फोर्थ टर्म इज 54, देन फाइंड कॉमन रेशियो और फिर फर्स्ट टर्म निकालना है। तो क्या होगा कि थर्ड टर्म दिया है, मतलब ये कि A3 जो दिया है वो GP का क्या दिया है 18 दिया है, और फिर फोर्थ टर्म क्या दिया है 54 दिया है, यानी कि A और 4 जो दिया है वो 54 दिया है। ठीक, और फिर बोल रहा है कि कॉमन रेशियो वगैरह निकालने के लिए तो क्या करेंगे, यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे। मतलब ये कि अगर इसको लिखना है तो फिर क्या कैसे लिख सकते हो,